नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम पाने के लिए और भी जितने भी तरह के अपने भारत देश में एडमिशन होते हैं उनके बारे में सबसे पहले जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। घंटी वाला आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th एडमिशन के बारे में। क्लास 11th में एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है केंद्रीय विद्यालय में, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करके और पूरा लाइव डेमो देके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एडमिशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे कि एमपी एचआरएम कोटा की लिस्ट कब तक आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं कि क्लास 11th का एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, क्लास 11th के एडमिशन के प्रोसेस में कई सारे स्टेप होते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप होता है, अगर आप किसी केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, और अगर आप नॉन केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं तब, यानी कि आप केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट नहीं हैं तो, आप बाहर के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या स्टेट बोर्ड के स्कूल में पढ़ते हैं या किसी भी बोर्ड के स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको अगर एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको उस केंद्रीय विद्यालय में ये पता करना होगा कि क्या केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली है। ठीक, ये कैसे पता करेंगे आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं कि उस केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली है या नहीं। और ये आपको पता कब चलेगा? तो दोस्तों, अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल एडमिशन शेड्यूल पे जाएंगे, जो कि अभी नया वाला जारी हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो क्लास 11th का एडमिशन का टाइम होता है वो जब सीबीएसई द्वारा क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसके 10 दिन के अंदर ही क्लास 11th के जो फॉर्म है वो निकलते हैं। और उसी फॉर्म के निकलने के साथ ही साथ सीट की जानकारी भी उसी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाती है कि सीट इस केंद्रीय विद्यालय में है या नहीं है। नहीं होती है तो उसमें फॉर्म नहीं निकलते हैं, अगर उस केंद्रीय विद्यालय में सीट होती है तो फॉर्म निकल जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद फिर आप उसी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट आ जाती है। उस मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर लें। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो मान के चलिए आपका एडमिशन हो गया है। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के एडमिशन ले लेना होता है, फीस जमा कर लेना होता है। उसके बाद आपको आपकी जो पढ़ाई की प्रक्रिया है वो क्लास 11th में केंद्रीय विद्यालय में स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको पिछले साल के आधार पर बताता हूँ कि कैसे फॉर्म निकलता है, कैसे लिस्ट निकलती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम पे लगते हैं। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको इसी वीडियो में बताया कि क्लास 11th में एडमिशन के लिए जो पहला स्टेप है उसमें आपको उस केंद्रीय विद्यालय में जाकर ये पता करना होगा कि आप क्लास 11th के जिस भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें सीट खाली है या नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए आप केंद्रीय विद्यालय जाकर पता कर सकते हैं या केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं उस केंद्रीय विद्यालय के जिसमें आपको एडमिशन लेना है। तो दोस्तों, आपके सामने एक ऑफिशियल शेड्यूल खुला हुआ है जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि फॉर केवी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन क्लास 11th विद इन 10 days आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। तो दोस्तों, जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उसमें सीबीएसई बोर्ड चलता है। तो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जब आ जाएगा तो जो केंद्रीय विद्यालय के क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो पास हो जाएंगे और वो 11th में जाएंगे। तो सबसे पहले 11th में उनका एडमिशन होता है जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट होते हैं। उसके बाद अगर सीट खाली रह जाती है, मान लीजिए कोई कोटा वगैरह चला गया कोचिंग करने, कोई कहीं चला गया, किसी ने केंद्रीय विद्यालय छोड़ दिया, तो उस वजह से जो है सीटें खाली हो जाती हैं। तो उन सीटों को भरने के लिए फिर क्या होता है, जब केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है उसके बाद उन सीटों को भरने के लिए जो खाली सीटें हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन केवी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन इन क्लास 11th सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। यानी अगर सीट खाली रह जाती हैं तो उसके बाद जो नॉन केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उनकी लिस्ट आएगी और उसके बाद उनका एडमिशन होगा क्लास 11th में। ये कब होता है? आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट इन क्लास 11th। तो जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट होते हैं उनका जब क्लास 11th में एडमिशन हो जाता है उसके बाद जो नॉन केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, नॉन केंद्रीय विद्यालय में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो केंद्रीय विद्यालय के नहीं हैं, यानी कि जो बाहर के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी भी अलग अलग बोर्ड से पढ़ रहे हैं, वो सभी नॉन केवी स्टूडेंट्स में आते हैं। तो दोस्तों, इस बार जो सीबीएसई द्वारा जानकारी दी गई है कि जो क्लास 10th का रिजल्ट है वो 20 जुलाई को निकलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट इन क्लास 11th। तो आप देख सकते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन 20 दिन के अंदर हो जाता है। सीबीएसई के बोर्ड के रिजल्ट आने के 20 दिन के अंदर उनका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद नॉन केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स का एडमिशन चालू होता है। तो आप देख सकते हैं अगर 20 जुलाई को, ठीक, अगर 20 जुलाई को क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो विद इन 20 days, यानी कि आप मान के चलिए कि जुलाई के फर्स्ट वीक से जो नॉन केवी स्टूडेंट्स हैं, जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट नहीं हैं, उनका एडमिशन जो है स्टार्ट हो सकता है। अगर
उस केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली है तो। अदरवाइज अगर सीट खाली नहीं है तो उसमें फिर क्लास 11 के बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। दोस्तों इसकी जानकारी पाने के लिए आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट, सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट दिन में 2-3 बार चेक करते रहें। ठीक, जब सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 का रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को दिन में 2-3 बार जरूर चेक करें, ताकि कोई भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो आपको उसी वेबसाइट पर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्लास 11 में जो एडमिशन की लास्ट डेट होती है वो होती है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10 रिजल्ट बाय सीबीएसई। तो जो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ जाता है उसके 30 दिन के बाद जो क्लास 11 में लास्ट डेट होती है एडमिशन की वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये बात हो गई कि क्लास 11 का फॉर्म कब निकलता है। आई होप दैट कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लास 11 का फॉर्म नॉन केवी स्टूडेंट्स के लिए कब निकलता है। ठीक, आप मान के चलिए कि 20 जुलाई के बाद ही निकलेगा। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और वो फॉर्म दिखता कैसे है। ठीक, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हूँ, रेफरेंस लिया हूँ केंद्रीय विद्यालय बीएचयू वाराणसी का। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है केवी बीएचयू वाराणसी शिफ्ट टू फ्रेश एडमिशन फॉर नॉन केवी स्टूडेंट्स इन क्लास 11 साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम। तो दोस्तों अभी क्या है कि क्लास 11 का इस सेशन के लिए निकला नहीं है, लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, हमारे जो वैल्यूएबल व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं वो क्लास 11 के एडमिशन के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11 का एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो भाई हमें कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेके तो बताना ही पड़ेगा, इसलिए मैं रेफरेंस के तौर पर केवी बीएचयू वाराणसी शिफ्ट 2 का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें सही सही पता चलें। ठीक है दोस्तों, ये 1 साल पुराना है, आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं ये इस बार का बता रहा हूँ। प्रोसेस हर बार सेम ही होता है क्योंकि प्रोसेस को चेंज नहीं करते वो लोग, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पिछले साल की है, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो इस बार भी इसी तरीके का हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर सीटें खाली रह जाती हैं साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम में तो फिर फ्रेश एप्लीकेशन को इनवाइट किया जाता है क्लास 11 में एडमिशन के लिए केवी बीएचयू वाराणसी के लिए। ये केवी बीएचयू वाराणसी क्योंकि एग्जाम्पल है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप अपने केंद्रीय विद्यालय का समझ सकते हैं जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे जो कि केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा, उसको सही से फिल करेंगे और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद उसी केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर आपको सेंड करना है इतने तारीख से पहले। ये पिछली बार का था, ऐसे करना था। तो दोस्तों पिछली बार कोविड की सिचुएशन थी इसलिए उन्होंने इस तरह का प्रोसीजर फॉलो किया। इस बार भी कोविड की सिचुएशन है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसी तरह का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। और अगर कोई नया प्रोसीजर आता है तो उस पर हम वीडियो लेके ज़रूर आएंगे, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको प्रोसीजर पता चल जाए कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11 का एडमिशन का प्रोसेस क्या है, इसके लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उसके बाद दोस्तों आगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, ऑल एडमिशन विल बी डन एज पर एडमिशन गाइडलाइन 2020-21। तो दोस्तों ये क्योंकि ये पुराना है तो ये कह रहे हैं कि जो भी एडमिशन होंगे वो सब एडमिशन गाइडलाइन के हिसाब से होने चाहिए। साइंस स्ट्रीम के लिए जो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके एग्रीगेट ऑल सब्जेक्ट्स में क्लास 10 में, और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट ऑल सब्जेक्ट्स में। ठीक, यहाँ पर इन्होंने ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स का नहीं दिया है क्योंकि हो सकता है कि इस केंद्रीय विद्यालय में ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स स्ट्रीम ना होती हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बच्चा आर्ट यानी कि ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम लेना चाहता है तो उसके लिए परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस वो सक्सेसफुली क्लास 10 पास होना चाहिए। ठीक, उसके बाद दोस्तों जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म के साथ आपको मार्क्स स्टेटमेंट ऑफ क्लास 10 जो आपका क्लास 10 का रिजल्ट आया है, हालांकि उस टाइम पे तो आपको ओरिजिनल वाली मार्कशीट नहीं मिलती है, लेकिन जो नेट पे रिजल्ट आया है उसी को आपको प्रिंट आउट करके लगा देना है फॉर्म के साथ। सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट इफ़ एनी, इसको देखकर आप कन्फ्यूज़न में मत जाइएगा क्योंकि ये उनके लिए है जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में हैं। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में हमेशा चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हों यानी कि चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हों बच्चे के माता पिता, या फिर स्टेट राज्य सरकार के कर्मचारी हों, तो उनको जो है थोड़ी सी प्राथमिकता मिलती है, इसलिए उनको सर्विस सर्टिफिकेट लगाना होता है। अगर आपके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं है तो आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड, अगर कोई बच्चा SC ST या OBC नॉन क्रीमी या फिर जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको उसका सर्टिफिकेट देना होता है जिसे जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। और उसके बाद रेजिडेंशियल प्रूफ का डॉक्यूमेंट देना होता है। फॉर्म के साथ ही आपको इसके फोटोकॉपी अटैच करने होते हैं। ठीक, और उसके बाद ये सारा आपको पिछली बार स्कूल की जो ईमेल आईडी है उस पर सेंड करना होता था। ठीक, इस बार का क्या प्रोसेस होगा, क्या आपको स्कूल जाकर करना होगा जमा या फिर ईमेल आईडी से सेंड करना होगा, इस पर
जो भी लेटेस्ट नोटिस आएगी हम आपको जानकारी देंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए। उसके बाद सेम यही चीज़ पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई हिंदी भाषी क्षेत्र से हो तो उसको हिंदी में समझ में आ जाए। और दोस्तों ये होता है केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो भरना होता है आपको एडमिशन के लिए। तो इसके बारे में हमने सारा कुछ एकदम डिटेल वीडियो बनाया कि यहाँ पर क्या भरना है, यहाँ पर क्या भरना है, इसमें भरना क्या है, सारी चीज़ें। तो वो वीडियो का मैं आपको लास्ट में सजेस्टेड वीडियो के तौर पर दिखा दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हो सकता है फिर आपको भी गुस्सा है और मैं ये नहीं चाहता। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसको मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर वही दिया हुआ है कि आपको साइंस स्ट्रीम के लिए इतना % होना चाहिए, कॉमर्स के लिए इतना, और ह्यूमैनिटीज़ के लिए जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑल स्टूडेंट ऑफ केवी इफ डिक्लेयर सक्सेसफुल इन क्लास 10th एग्जाम तो वो ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से ये नॉन केवी स्टूडेंट्स का भी होता है। और यहाँ पर कुछ छूट वगैरह मिलती है, जैसे अगर आपके पास कोई स्पेशल सर्टिफिकेट है, आपने SGFI स्पोर्ट्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कुछ किया है, या फिर आप NCC में कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट रखते हैं, स्काउट गाइडिंग में कोई आपको पुरस्कार वगैरह सर्टिफिकेट मिला है तो आपको उसका थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। इसको मैं लिंक दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे जिन बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में हैं तो उनको सर्विस सर्टिफिकेट देना होता है, ये उसी सर्विस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है। ठीक, इसको बनवाना पड़ता है। और ये स्टेट गवर्नमेंट के किसी बच्चे के माता पिता अगर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो उनको इस तरह का सर्टिफिकेट देना होता है। और उसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारी और केंद्र सरकार के कर्मचारी दोनों लोग को ये सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफ़र का सर्टिफिकेट देना होता है। ठीक, तो इसमें ये बताना होता है कि पिछले 7 सालों में बच्चे के माता पिता के कितने बार ट्रांसफ़र, माता या पिता जो भी सरकारी नौकरी में हो उनके पिछले 7 सालों में कितने बार ट्रांसफ़र हुए हैं, उसकी सारी डिटेल यहाँ पर भरना होता है। ये जो बच्चे के माता पिता हैं उनके ऑफिस से बना के दे दिया जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक डाइड हार्नेस, जैसे किसी बच्चे के माता पिता दुर्भाग्यवश सेवाकालीन यानी कि नौकरी में रहते हुए एक्सपायर कर गए हों तो वो उनके लिए है, उनको थोड़ा सा प्राथमिकता दी जाती है। तो ये हो गया आपका, इस तरीके का आपको फॉर्म भरना होता है। ठीक, तो दोस्तों फॉर्म भर के आप सारे डॉक्यूमेंट वगैरह की फोटोकॉपी लगा के आपको उस केंद्रीय विद्यालय में ले जाकर जमा कर देना है, या फिर ईमेल के थ्रू सेंड कर देना है। जैसा भी प्रोसीजर इस बार का होगा हम आपको जानकारी देंगे, उसके लिए आप परेशान ना होएं। उसके बाद जब आप इतना कर देते हैं तो 3-4 दिन के बाद या फिर 5 दिन के बाद, कभी कभी हफ्ते लग जाते हैं, तो उसी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आ जाती है, यानी कि कितने बच्चों का नाम आया, कितने बच्चों का एडमिशन होगा, कितनों का नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यही केंद्रीय विद्यालय BHU सेकेंड शिफ्ट वाराणसी का दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों का नाम आया है जिनका क्लास 11th में एडमिशन होना है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडमिशन की डेट भी दी होती है कि इतने तारीख को आपका एडमिशन होगा, तो उसी डेट पे आपको जाके एडमिशन करा लेना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप लोग को सारी जानकारी उसी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम में काफ़ी सीटें हैं, यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम में चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि सिर्फ सरकारी नौकरी वालों को ही एडमिशन होता है, नॉर्मल बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है क्लास 11th में भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो KVS की कैटेगरी है ये कैटेगरी 6 है। तो ये कैटेगरी 6 वाले वो बच्चे होते हैं जिनके बच्चे के माता पिता जो है वो सरकारी नौकरी में नहीं होते, या तो प्राइवेट जॉब करते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, या फिर ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बच्चों का यहाँ पर एडमिशन हुआ है। तो ऐसे बिल्कुल कन्फ्यूज़न में ना रहें कि हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा अगर हमारे माता पिता सरकारी नौकरी में हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉर्म जरूर भरिएगा और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एडमिशन हो भी सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनती है। आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके 10th में कितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपको प्राथमिकता दी जाती है। और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो KVS की कैटेगरी होती है, जैसे कि कैटेगरी 1 में आते हैं सरकारी नौकरी वाले, तो उनको पहले दी जाती है, उसके बाद इस तरीके से एडमिशन होता है। इसी तरीके से साइंस स्ट्रीम का भी यहाँ पर दिया हुआ है, इतने बच्चों का नाम आया है। साइंस में थोड़ी सीटें कम रहती हैं, इसलिए 3 ही बच्चों का नाम आया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो है लिस्ट आती है। ठीक, अब ये लिस्ट आ गई, मान लीजिए आपका लिस्ट में नाम आ गया, तब आप क्या करेंगे? जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आप उस केंद्रीय विद्यालय से संपर्क करेंगे या उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे, तो आपको इस तरह का एक मिलेगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं एडमिशन के लिए। हालांकि ये पुराना है, 2020-21 का है, प्लीज़ आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि अभी इस बार का नहीं निकला है तो मैं नहीं बता सकता। इसलिए मैं आपको रेफरेंस के तौर पर, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या लग सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो कक्षा 11वीं के नामांकन हेतु आवश्यक कागजातों की सूची, इसमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र बोलते हैं TC को। जब आप क्लास 10th पास करते हैं उस स्कूल से आपको एक
टीसी मिलता है, जिसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं। यहाँ पर हिंदी में स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, उसका आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है, वो ओरिजिनल ही जमा हो जाती है। उसके बाद स्थानीय पता निवास प्रमाण पत्र, स्थानीय का मतलब परमानेंट एड्रेस का आपको एक प्रूफ देना होता है। वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है, वो आपका रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर कुछ भी हो सकता है जिससे आपका रेजिडेंस वेरीफाई हो जाए। उसके बाद अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं, यानी कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर या फिर AWS से हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होता है। सेवा प्रमाण पत्र अगर एप्लीकेबल है तो, सेवा प्रमाण पत्र मतलब सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, बच्चे के माता पिता का सेवा प्रमाण पत्र अगर बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में है तभी देना होता है, अदरवाइज इसको नहीं देना होता है। ब्लड ग्रुप का प्रमाण पत्र ये ज़रूरी होता है, इसको देना होता है, ये आप बनवा लीजिएगा। पंजीकरण फॉर्म की मूल प्रति, जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका ओरिजिनल कॉपी आपको देना होता है। उसके बाद छात्र या छात्रा का आधार कार्ड की प्रति, जो आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का जो आधार कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको देनी होती है। तो इतने डॉक्यूमेंट क्लास 11th के एडमिशन में लगते हैं। आप चाहें तो इसका हल्का सा स्क्रीनशॉट मार के रख लें। और दोस्तों इस तरीके से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो दोस्तों आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास 11th का एडमिशन का प्रोसेस क्या है और आगे पूरा एडमिशन कैसे होता है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई बात नहीं समझ में आ रही हो, तो आप बेशक नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे क्लास 11th के एडमिशन को लेके, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा कमेंट में रिप्लाई करने में बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों, तो इसके लिए मैं सोचा कि वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे एडमिशन होता है। इसके लिए मैंने रेफरेंस भी ले लिया KVBHU वाराणसी का पिछले साल का, कि पिछले साल उसमें एडमिशन कैसे हुआ था और इस बार भी संभावना है कि उसी तरीके से एडमिशन हो। तो दोस्तों अब आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि MP कोटा की लिस्ट कब आएगी। दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में इस बार जितने भी एडमिशन होने हैं वो 31 अगस्त 2021 के पहले पूरे कर लिए जाएंगे। तो दोस्तों इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो MP HRM कोटा की लिस्ट है वो जुलाई के लास्ट वीक तक जारी हो सकती है। दोस्तों ये MP HRM कोटा की लिस्ट जैसे ही जारी होती है हम आपको इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे कि MP या HRM कोटा की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। आप लोग जाकर केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिए कि आपके बच्चे का एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों आप मान के चलिए कि 15 जुलाई से लेके 30 जुलाई या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक जो MP HRM कोटा की लिस्ट है वो आ जाएगी। तो दोस्तों आई होप दैट कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूजफुल साबित हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला निशान जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।